अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है हम नर्वस सिस्टम का चैप्टर उठाएंगे या फिर न्यूरोफिजियोलॉजी कह सकते हैं। सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे नर्वस सिस्टम बोला गया है। हमें पता है नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम हमारी बॉडी का होता है जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव कर देता है, या तो बॉडी से ही इंफॉर्मेशन रिसीव करता है या फिर बॉडी के मतलब आउटसाइड द बॉडी। फिर वो इन्फॉर्मेशन जो आती है ना, इसको इन्फॉर्मेशन रिसीव कर देता है। उसके बाद इस इन्फॉर्मेशन को जो है इंटरप्रेट कर देता है या फिर इंटीग्रेट कर देता है। इंटीग्रेट करने के बाद जो है ना एक नया रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। फिर वो रिस्पॉन्स जो है उसकी वजह से हमारा मतलब अगर हमें कोई मूवमेंट करनी होगी, कोई एक्शन हमें होगा, तो वो उसी चीज़ से होता है। तो नर्वस सिस्टम में हमने ये चीज़ देखी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है। वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जो है इंटीग्रेट हो जाती है, फिर एक नया रिस्पॉन्स वहाँ पे जनरेट होता है। तो उसके बाद अगर हम देखें, जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें पता है इसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और पीएनएस जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है, उसमें क्रेनियो स्पाइनल नर्व्स आती है। मतलब जितनी भी नर्व्स होती है वो इसी में आती है। इसमें टोटल जो होती है क्रेनियल नर्व्स 12 होती है एंड स्पाइनल नर्व्स 31 होती है, 31 पेयर। स्पाइनल नर्व्स जो होती है 31 पेयर होता है। जो क्रेनियल नर्व्स है ना, ये हमारी हेड एंड नेक को सप्लाई कर देती है, और जो स्पाइनल नर्व्स है ये हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी जो रहती है उसको सप्लाई कर देता है। उसके बाद अगर हम देखें न्यूरॉन, जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन हमें पता है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो वहाँ पे दो टाइप्स ऑफ मतलब सेल्स के बेसिस पे हम दो टाइप्स वहाँ बता सकते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। एक टाइप आता है न्यूरॉन, दूसरा आता है न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन तो हमने बता दिया न्यूरॉन तो हमने बता दिया, ये जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरोग्लिया जो है दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स, ये हम आगे जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो इसके पार्ट्स की बात करें, न्यूरॉन के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसमें सोमा, या जिसको हम सेल बॉडी भी बोलते हैं, या फिर इसको हम पेरिकैरियन भी बोलते हैं, या फिर न्यूरोसाइटॉन भी बोलते हैं। ये जो है हमारी बॉडी होती है। दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम न्यूराइट्स बोलते हैं। न्यूराइट्स हमें पता है इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक्सॉन्स भी आएंगी, डेंड्राइट्स भी आएंगी। एक्सॉन्स जो ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी से जो है दूर इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, और ये टूवर्ड्स द बॉडी इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं डेंड्राइट्स। तो ये तो हमारा बेसिक सा कंसेप्ट न्यूरॉन का था जो नियरली हर किसी को पता होता है। अब उसके बाद जो हम चीज़ पढ़ेंगे दैट्स द सेल बॉडी। अब हम जो इस न्यूरॉन की सेल बॉडी पढ़ेंगे, सेल बॉडी जो है हमारी जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है जी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये जल्दी से मतलब इंटेंसली स्टेन हो जाता है विद द बेसिक डाइज। इवन अगर हम बेसिक डाई से इसको स्टेन करेंगे तो स्टेन हो जाएगा, इसलिए इसको निजल सब्सटेंस भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डेंड्राइट्स की, और हाँ, जो हमारी बॉडी होती है ना, सेल बॉडी जो होती है, इसमें कुछ जो है पिगमेंट्स भी होते हैं। जैसे कि लिपोफ्यूसिन हो गया, लिपोफ्यूसिन एक पिगमेंट हो गया, दूसरा हो गया मेलानिन। लिपोफ्यूसिन को हम वियर एंड टियर भी बोलते हैं, वियर एंड टियर पिगमेंट मतलब। तो यही बात हुई। अब हम उसके बाद जो है उसके बाद हम डेंड्राइट्स की बात करेंगे। डेंड्राइट्स जो हमें पता है, डेंड्राइट्स जो है सेल बॉडी मतलब सेल बॉडी तक इंफॉर्मेशन लाता है। डेंड्राइट्स में बहुत सारे ब्रांच ऐसे ऐसे होते हैं, अगर सेल बॉडी इस पे बहुत सारे ऐसे ब्रांच होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो रिसेप्टिव एरिया है ना ये बड़ा हो जाए, मतलब वास्ट एक एरिया बन जाता है। इन्फॉर्मेशन यहाँ से आती है फिर सेल बॉडी की ओर कंडक्ट कर देता है, यही डेंड्राइट्स। रही बात एक्सॉन्स की, ये अगर एक्सॉन है ये इन्फॉर्मेशन ले जाता है अवे फ्रॉम द बॉडी, फिर दूसरे न्यूरॉन की ओर या फिर टारगेट सेल टिश्यू, टारगेट सेल जो होती है वहाँ तक ले जाना है, तो वो एक्सॉन के थ्रू हो जाता है। और जो है ना आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा न्यूरॉन के बारे में। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे एक्सॉन हिलक बोला गया है। एक्सॉन हिलक ऐसी चीज़ है, ये जो यहाँ पे एरिया है ना, इसको एक्सॉन हिलक बोलते हैं। यहाँ से जो एक्सॉन है वो
जो है ना निकल जाती है, मतलब यहाँ से फॉर्म हो जाती है। ये एक पिरामिडल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी अपीयरेंस जो है ना थोड़ी सी पिरामिडल है। बट एक्सॉन जो होता है वो थिन एक सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है, जो कि मतलब कहाँ से निकलता है, इसी एक्सॉन हेलिक से निकलता है। एक्सॉन हेलिक बेसिकली सेल बॉडी का ही पार्ट होता है। और अगर हम बात करें जो ये एक्सॉन का जो इसका ऊपर से सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसको हम एक्सोलेमा बोलते हैं, और जो इसका साइटोप्लाज्म होता है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। फिर हमारे पास दो चीज़ें हैं। हमारे पास एक तो आता है एक्सॉन मतलब ट्रांसपोर्ट, एक्सॉन इसको ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम दो है। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है जो सेल बॉडी से जाता है दूसरे मतलब न्यूरॉन की ओर जाता है, इसको बोलते हैं हम एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। इस वाले को एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं हम, ये जो यहाँ से सेल बॉडी से जा रहा है टर्मिनल पोर्शन की ओर। बट अब जो टूवर्ड्स द सेल बॉडी आ रहा है इसको हम रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट जो है ना, इट इज़ पावर्ड बाय द काइनेसिस की वजह से होता है ये एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। एंड जो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट है इट इज़ पावर्ड बाय द डाइनिन। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, हमें पता है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर हम अब बात देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स वो हमें पता ही है। यूनिपोलर न्यूरॉन हो गई, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन हो गई, बाइपोलर न्यूरॉन हो गई, मल्टीपोलर न्यूरॉन हो गई। ये तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। अगर हम यूनिपोलर न्यूरॉन देखें ना, इसमें कोई ना एक्सॉन होता है ना डेंड्राइट होता है। ये डेवलपमेंट के टाइम पे होता है, डेवलपमेंट के टाइम यूनिपोलर न्यूरॉन होती है। फिर जो सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन जो होती है, इसमें क्या होती है, एक सेल बॉडी होती है, मतलब उसके मतलब दो ब्रांच निकल जाते हैं, दो ब्रांच में डिवाइड होता है। फिर वही मतलब माना जाता है कि एक डेंड्राइट है दूसरा एक्सॉन है, मतलब ये सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। बाइपोलर न्यूरॉन, इसमें एक एक्सॉन होता है प्लस एक डेंड्राइट होता है। इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें, इट इज़ फाउंड इन द कॉक्लियर एंड द वेस्टिबुलर गैंग्लिया। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ कहाँ होती है, कॉक्लियर एंड द वेस्टिबुलर गैंग्लिया, और रेटिना में भी होती है, ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा में भी होती है। फिर आती है मल्टीपोलर न्यूरॉन लास्ट में। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है ना, ये मोस्ट अबेंडेंट न्यूरॉन है हमारी बॉडी में। और एग्जांपल इसकी अगर हम बात करें, इट इज़ इन फॉर्म इन द वेंट्रल हॉर्न न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हमें मेन चीज़ जो हमें इसमें याद रखनी है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो कि हमारी बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट है। फिर दूसरा एक क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है जिसके बेसिस पे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ना दो टाइप्स के हैं। एक आता है मोटर न्यूरॉन्स, दूसरा आता है सेंसरी न्यूरॉन्स। अब हमें मोटर और सेंसरी में पता ही है, मोटर न्यूरॉन्स जो ना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेते हैं फिर आगे की ओर, और जो सेंसरी है ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर इंफॉर्मेशन ले जाएंगे। एक्सॉन हिलक तो हमने पहले ही देखा था। और ये बात हमें याद रखनी है, गोल्जी टाइप 1 जो होते हैं इनमें लॉन्ग एक्सॉन होता है। गोल्जी 1 जो है ना, गोल्जी टाइप 1 इनमें लॉन्ग एक्सॉन्स होता है, और जो गोल्जी टाइप 2 है ना इनमें शॉर्ट एक्सॉन्स होते हैं। और एक्सॉन हिलक जो हमने बोला था वहाँ पे निजल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। एक्सॉन हिलक पे निजल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होता है, इसका मतलब वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा, वहाँ पे कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। उसके बाद हमने निजल्स ग्रेन्यूल्स का तो हमने पहले ही फंक्शन देखा था। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और फिर वही न्यूरॉन जो है ना वो इसको यूटिलाइज कर देता है। तो अगर हम आगे देखें, अब आगे हम क्रोमेटोलिसिस एक टर्म है, क्रोमेटोलिसिस एक टर्म है। इट मीन्स डिसअपीयरेंस, ख़त्म हो जाना निजल्स ग्रेन्यूल्स का, डिसअपीयरेंस ऑफ द निजल्स ग्रेन्यूल्स, इसको हम क्रोमेटोलिसिस बोलते हैं। इसके दो रीजंस हो सकते हैं, एक आता है फटीग, दूसरा आता है टॉक्सिन्स कुछ जो कि हमारे जो है ना न्यूरॉन्स को डैमेज कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें गैंग्लियन की, गैंग्लियन हमें पता है क्या चीज़ है। गैंग्लियन हमने बोला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हमें पता है दो सिस्टम होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने सेल बॉडीज़ के कलेक्शन को क्या बोला था, ग्रे मैटर बोला था। वही अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें ना, यहाँ पे अगर हम सेल बॉडीज़ की कलेक्शन देखें ना उसको बोलते हैं गैंग्लियन। ये तो बेसिक टर्म है, ये तो पता होनी चाहिए।
फिर हमारे पास ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर आता है, जो हमें ऑलरेडी पता है। ग्रे मैटर अगर हम कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ देखेंगे इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको बोलते हैं ग्रे मैटर। कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स को क्या बोलते हैं? वाइट मैटर। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। फिर हमें पता ही है नर्व फाइबर क्या होता है। नर्व फाइबर जो है ना, ये एक सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है न्यूरॉन का। जैसे एक्सॉन सपोज हो गई, ये इम्पल्स अवे फ्रॉम द बॉडी ले जाती है, इसको नर्व फाइबर बोलते हैं। फिर इसमें भी आता है एफेरेंट। एफेरेंट वाला वो होता है जो कि नर्व इम्पल्स को कैरी करेगा टुवर्ड्स द सीएनएस। इफेरेंट वाला वो है जो क्या करेगा, इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सीएनएस, इसको कैरी करेगा। हमारे पास और फाइबर्स आते हैं, तो वो ABC फाइबर्स। ए वाला जो ए फाइबर है ये भी माइलिनेट होता है, बी वाला फाइबर भी माइलिनेट होता है, बट जो सी वाला फाइबर है ये अनमाइलिनेटेड होता है, मतलब ये सबसे स्लो होता है, स्लोवेस्ट फाइबर है। ए वाला तेज़ होता है, इसमें एक रैपिड जो है ना, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन होती है क्योंकि इसमें माइलिनेशन होती है। तो ये तो हमारा न्यूरॉन के बारे में था थोड़ा सा। इसके बाद जो है हमने बोला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोग्लिया बोलते हैं। न्यूरोग्लिया जो है ना, नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है जिनमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ये सपोर्ट किसको करती है? न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर देती है। न्यूरोग्लिया दो सिस्टम्स में होती है। न्यूरोग्लिया एक तो हमारे पास सीएनएस में होता है, दूसरा पीएनएस में होता है। सीएनएस में न्यूरोग्लिया होते हैं ना, ये 4 टाइप्स के होता है। एस्ट्रोसाइट्स हो गया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड दूसरा आता है एपेंडाइमल सेल्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं श्वान सेल्स। एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ये स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं एस्ट्रोसाइट्स क्या कराते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है एस्ट्रोसाइट्स का? जब हमें फीटल डेवलपमेंट होती है ना, ब्रेन की फीटल डेवलपमेंट होती है, तो जो वहाँ पे उस टाइम न्यूरॉन्स बनते हैं उनको फाइनल डेस्टिनेशन तक एक रूट प्रोवाइड करता है एस्ट्रोसाइट्स। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी बना देते हैं। अगर हमारी किसी टाइम भी ब्रेन इंजरी होती है तो वहाँ पे जो स्कार टिश्यू जो है ना, ये एस्ट्रोसाइट्स ही बना देते हैं। उसके बाद ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आयन कंसनट्रेशन को मेंटेन रखता है, उससे जो नॉर्मल न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी रहती है। और एक फंक्शन होता है इसका, ये फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्स में भी हेल्प कर देता है। मतलब एस्ट्रोसाइट्स अगर आप देखें, दे आर रियली इंपॉर्टेंट, ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, हमें पता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या बनाते हैं, माइलिनेशन कर देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एपेंडाइमल सेल्स जो है ना हमारे ब्रेन में होते हैं, वेंट्रिकल्स में होते हैं, इनसे CSF बनता है। और माइक्रोग्लियल सेल्स, अगर हम माइक्रोग्लियल सेल्स की बात करें, इनका एक फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस। रही बात श्वान सेल्स की, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, ये माइलिनेशन वहाँ पे करा देते हैं। इसमें बस यही चीज़ होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो माइलिन शीथ होता है, ये होता है अराउंड द एक्सॉन इन द कंसेंट्रिक फॉर्म। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, कंसेंट्रिक फॉर्म में होता है। और जो माइलिन शीथ होता है ये कवर किनको करता है? नर्व फाइबर्स को करता है, ताकि इंसुलेशन मिल जाए। अब जो ये माइलिन शीथ की अगर हम कंपोजिशन देखें, माइलिन शीथ की कंपोजिशन, इसमें आउटर प्रोटीन लेयर होता है, मिडल स्फिंग्नोमाइलिन लेयर होता है, और तीसरा आता है इनर प्रोटीन लेयर। ये 3 लेयर्स आते हैं इसमें माइलिन शीथ में, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है। और जो श्वान सेल्स है ना, ये जो एक्सॉन हो गई यहाँ पे, ये एक्सॉन है येलो कलर की, इसके अराउंड जो बहुत सारे एक्सॉन, ये श्वान सेल्स है, वो वाइंड करेंगी खुद को। एज ए रिज़ल्ट वहाँ पे कंसेंट्रिक लेयर्स अगर आप देखें, कंसेंट्रिक लेयर्स क्यों बनते हैं? जो ये श्वान सेल्स होते हैं ना, वो चाहे उनमें जो साइटोप्लाज्म जो उनमें होता है वो डिसअपियर हो जाता है, उस वजह से जो इसकी कंसेंट्रिक शेप आ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिनेशन करा देती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स माइलिनेशन करा देती है। हमारे पास 2 टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं, एक होता है मेड्यूलेटेड फाइबर्स, या फिर हम माइलिनेटेड फाइबर्स भी कह सकते हैं। दूसरा आता है नॉन मेड्यूलेटेड फाइबर्स, या फिर नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स इनको कह सकते हैं। ऑब्वियसली मेड्यूलेटेड फाइबर्स या माइलिनेटेड फाइबर्स वो फाइबर्स है जिनको माइलिन शीथ होगा, और इनमें माइलिन शीथ जो है एब्सेंट होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके बाद आ रही है, दैट्स न्यूरोलीमा एक शीथ ऑफ श्वान सेल्स होता है। इट इज़ द शीथ ऑफ श्वान सेल्स जो कवर करता है नर्व फाइबर्स को, इरेस्पेक्टिव ऑफ
कि वो माइलिनेटेड होगा या नॉन माइलिनेटेड। अगर कोई नर्व फाइबर है, उसके ऊपर से, सपोज ये नर्व फाइबर है, इसके ऊपर से न्यूरोलीमा होगा, इसके ऊपर से न्यूरोलीमा होगा, ये मैटर नहीं करता कि ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है। इरेस्पेक्टिव ऑफ माइलिनेशन न्यूरोलीमा प्रेजेंट होता है। एक इम्पोर्टेंस इसकी है ना, वो ये है कि जो ये न्यूरोलीमा होता है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द रिजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। ये एब्सेंट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जब एब्सेंट हो गया, अगर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होती है तो वहाँ पे परमानेंटली डैमेज हो जाती है नर्व फाइबर्स, वहाँ पे रिजनरेट नहीं हो सकती और वो पूरा फंक्शनल लेस बन जाते परमानेंटली।